वो खजाना शापी थे और उसे पाने के लिए तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की बलि देनी होगी जिसका जन्म उल्टा हुआ होगा। वही व्यक्ति तुम्हारे लिए खजाने का दरवाज़ा खोल सकता है। तांत्रिक की यह बात सुन विशाल एकदम से खामोश हो गया। खजाने को निकलवाने का उत्साह जिसे रहा ही नहीं था, वो अचानक किसी गहरी सोच में चला गया। तांत्रिक ने भी उसका चेहरा देख अंदाजा लगा लिया कि किसी इंसान की बलि देने की बात से वो डर गया है। अब वो आगे की बात को नहीं छेड़ेगा। और यह सोचते हुए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से ध्यान में बैठ गया। तो ये विधि कब करनी पड़ेगी? विशाल की बात को सुन तांत्रिक चौंक गया और उसका ध्यान टूट गया। वह गंभीरता से एक ताक में उसे देखता रहा। विशाल बचपन से ही लालची और कम मेहनती इंसान था। जल्द से जल्द अमीर बनने के काफ़ी सारे रास्ते आजमा चुका था और अब यह उसका नया रास्ता था। कई सालों से गांव के बाहर के एक पुराने किले के अंदर के उस खजाने के पीछे पड़ा था, जिस खजाने की काफ़ी सारी कहानियां वहाँ प्रचलित थी। कहते थे कि राजा राम सिंह ने खजाने की रक्षा के लिए उस किले को बनवाया था। कहानी के अनुसार उस किले के अंदर के खजाने को जब राम सिंह के बेटे ने देखा था तो उस खजाने की चमक इतनी थी कि उसके बेटे की आंखों की रोशनी ही चली गई। हालांकि आज तक किसी को भी वो खजाना नहीं मिला था और ज़्यादातर लोग उस खजाने को एक झूठी कहानी मानते थे। लेकिन उसी कहानी के खजाने की तलाश में विशाल ने न जाने कितने लोगों से पैसे उधार लेकर खर्च कर दिए थे। कर्ज का एक बड़ा सा पहाड़ उसके सिर पर बन गया था। अब उस खजाने को हासिल करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अब खजाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था और इस बात से तांत्रिक भी चौंक गया। हालांकि उसने अपनी तंत्र विद्या के जरिए जिस तरह से उस खजाने को निकलवाने का रास्ता खोजा था, उस पर उसे पूरा यकीन था। इतने बड़े खजाने को पाने के लिए किसी एक इंसान की बलि देने में उसे कोई असहजता महसूस नहीं हुई और खजाने की लालसा भी उसके मन में जाग चुकी थी। इसलिए उसने आगे पूछा, क्या सचमुच तुम ये करना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई इंसान है जो उल्टा पैदा हुआ है? आप सिर्फ वक्त बताइए। विशाल ने सिर्फ इतना ही कहा। विशाल एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो उल्टा पैदा हुआ था। वो उसका ही दोस्त संजय था। संजय विशाल के साथ कॉलेज से था। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, इसलिए एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते थे। अब खजाना निकलवाने के लिए किसी की न किसी की तो बलि देनी ही थी। इसलिए विशाल ने इस काम के लिए संजय को चुना। उसने संजय को अपने साथ लाने के लिए एक झूठी कहानी बनाई। उसने बताया कि उसे खजाना मिल चुका है और एक छोटी सी विधि के जरिए एक तांत्रिक उस खजाने को आराम से निकाल सकता है। संजय को भी विशाल के बारे में पता था। वो जानता था कि विशाल हमेशा से ही खजाने के बारे में खोजबीन करता रहता है। उसने इस काम में काफ़ी समय और पैसा खर्च कर दिया है। हालांकि आज तक उसे कोई खजाना नहीं मिला और शायद इस बार भी मिलने वाला नहीं था। लेकिन विशाल ने साथ चलने के लिए काफ़ी फोर्स किया था, इसलिए साथ चलने के लिए उसने हामी भर दी। हालांकि उसके इरादे संजय को मालूम नहीं थे। विशाल ने खजाना निकालने की विधि की सारी तैयारियां कर ली थी। उसने संजय की बलि देने के लिए एक बड़ा सा खंजर अपने साथ रखा हुआ था और खजाने को भरने के लिए 2 बड़े बैग्स भी ले रखे थे। नज़दीकी एक पूर्णिमा की रात वो संजय को लेकर पुराने किले के पास गया। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। चांद की सफ़ेद रोशनी की चादर पूरे इलाके में फैली हुई थी। आसपास के जंगली पेड़ और किले की धसी हुई दीवारें उस दुधिया रोशनी में चमक रही थी। कीड़े मकोड़े की आवाज़ के अलावा और कोई शोर नहीं था। किले का वो इलाका काफ़ी सुनसान भरा था। शाम से ही वहाँ की चहल पहल रुक जाती थी। विशाल और संजय चांद की रोशनी में किले की धसी दीवारें, उचड़े हुए फर्श और टूटी फूटी छतों पर से संभलकर चलते हुए आगे बढ़ने लगे। अब जिस संजय को विशाल की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था, आज उसे उसकी तैयारियां देखकर लग रहा था कि सच में उन्हें एक छोटा बड़ा खजाना तो मिल ही सकता है। दोनों चलते चलते किले के बीचों बीच पहुंच गए।
जहाँ एक बड़ा सा कुआं था। उन दोनों के आने से पहले ही तांत्रिक वहाँ पर पहुँच गया था। उसने अपनी विधि कब की शुरू कर दी थी। कुएं की दीवार पर ही एक मुर्गी काट कर रखी हुई थी। एक बर्तन के अंदर मुर्गी के खून को संभाल कर रखा हुआ था। पूरी दीवार पर गुलाल लगाया हुआ था और चारों दिशाओं में एक एक अंडे को रखा हुआ था। विशाल जैसे ही संजय को लेकर आया, तांत्रिक समझ गया कि इसकी ही बलि देनी है। तांत्रिक ने बिना कुछ कहे इशारे से ही विधि को आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी, जिस पर विशाल ने इशारे से ही उसे सहमति दी। तांत्रिक ने गुलाल और मरी मुर्गी के खून को कुएं के चारों ओर छिड़क दिया और उन दोनों को कुएं के अंदर उतरने को कहा। संजय तांत्रिक और उसकी विधि देखकर थोड़ा सहम गया। रात काफ़ी गहरी थी। किला पूरी तरह से खंडहर था। वहाँ की दीवारें इतनी पुरानी थी कि अक्सर हवा से ही वो ढह जाती थी। और उसी खंडहर बने किले के अंदर के एक पुराने और अनजान कुएं के अंदर उतरने की बात को सुन संजय ने कहा, भाई विशाल, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक तो ये काफ़ी पुरानी और अनजान जगह है और ये तांत्रिक हमें कुएं के अंदर उतरने को कह रहा है। कुएं के अंदर पता नहीं सांप है या बिच्छू, और कुआं कहीं धंस गया तो? अरे संजय, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है कुएं के अंदर। मैं 2-3 बार उतर चुका हूँ। तू डर मत, बस मेरे पीछे आ। अब खजाना ज़्यादा दूर नहीं है। कितना कहते हुए विशाल बेझिझक उस कुएं के अंदर उतरने लगा। अब संजय को कुएं में उतरने का डर तो लग रहा था, लेकिन खजाने की खोज में वो यहाँ तक आ चुका था। और विशाल को आगे जाता देख उसने भी हिम्मत दिखाई और वो भी उतरने लगा। और दोनों के पीछे तांत्रिक भी उतर गया। कुएं के आखिरी तल पर घुटनों तक का पानी था। तीनों उस पानी के अंदर उतर गए। तांत्रिक और विशाल ने टॉर्च शुरू की और कुएं की दीवार के अंदर बने एक छोटे से गड्ढे के अंदर रेंगते हुए आगे जाने लगे। संजय ने उस कुएं को इससे पहले कई बार ऊपर से देखा हुआ था, लेकिन आज तक उसे ये नहीं मालूम था कि कुएं के अंदर एक ऐसा गड्ढा भी है। यहाँ तक कि गांव वालों को भी इस बारे में नहीं पता था। उस गड्ढे को देख अब उसे भी यकीन हो गया कि अंदर सचमुच खजाना हो सकता है। इसलिए वो भी उन दोनों के पीछे रेंगता हुआ जाने लगा। कुछ दूरी पर जाने के बाद वो एक बड़ी सी पत्थरों से बनी गुफा के अंदर पहुंच गए। उस गुफा के चारों ओर पानी रिश्ते पत्थरों के अलावा और कुछ भी नहीं था। विशाल, यहाँ से आगे जाने का तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। हम गलत जगह पर तो नहीं है? संजय के इस सवाल पर विशाल ने यहाँ वहाँ कुछ ढूंढते हुए कहा, हम सही जगह पर है। यहीं पर एक दरवाज़ा है जो हमें खजाने तक ले जाएगा। और फिर उसके बाद विशाल और तांत्रिक उन पत्थरों से बनी दीवार पर टॉर्च की रोशनी में कुछ खोजने लगे। और कुछ समय बाद तांत्रिक ने कहा, यहाँ है दरवाज़ा। उस पत्थरों की दीवार पर दरवाजे के आकार का एक चौरस कुरेदा हुआ था और उसके हैंडल की जगह एक पत्थर बाहर की ओर निकला हुआ था। ध्यान से देखा तो पत्थर एक जानवर के खुले मुंह की तरह बनाया गया था और उसके खुले मुंह के अंदर एक छेद था, जैसे किसी जानवर का गला हो। अरे विशाल, ये कोई दरवाज़ा नहीं है, यह तो पत्थर पर दरवाजे का एक चित्र बनाया हुआ है और यहाँ किसी जानवर का मुंह है। संजय ने उस पत्थर के नज़दीक जाकर कहा और वो आगे कुछ कह पाता, अचानक विशाल ने पीछे से उसे पकड़कर उसके गले पर चाकू फेर दिया। खून की एक तेज धार उसके गले से निकलने लगी और तभी तांत्रिक ने संजय के सिर को पकड़ा और उसके बहते खून को बाहर निकले हुए उस जानवर के मुंह के अंदर डालने लगा। संजय बिना आवाज किए छटपटाने लगा। काफ़ी समय तक उसका खून निकलता रहा। कुछ समय बाद उसका शरीर अकड़ने लगा और धीरे धीरे उसके प्राण निकल गए। और जैसे ही संजय के प्राण निकले, दीवार पर कुरेदे गए उस चौखट का दरवाज़ा खुलने लगा। विशाल यह देख एकदम से खुश हो गया। जिस खजाने के पीछे वो सालों से था, जिस खजाने की कहानियों पर भरोसा कर उसने अपने दोस्त की बलि देकर रिस्क उठाई थी, उस खजाने का दरवाज़ा खुलते ही जैसे उसका सपना पूरा हो गया हो। वो दरवाज़ा खुलते ही अपने मरे दोस्त को देखे बगैर आगे जाने लगा। वह एक पत्थरों से बनी संकरी गली थी और उस गली के दोनों तरफ काफ़ी सारे इंसानों की हड्डियां पड़ी हुई थी। शायद से वो सारे वही लोग थे
जो उस खजाने की तलाश में यहाँ तक आए थे। यह देख विशाल और तांत्रिक को थोड़ी टेंशन हो रही थी और वो दोनों डर भी रहे थे कि लेकिन अगले ही मोड़ में सोने की चमक को देख वो सारा डर भूल बैठे। उस बड़े से हॉल के अंदर कई सारे मशालें जल रही थी और उस उजाले के अंदर उन्होंने देखा कि कई सारे बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे। उन बर्तनों के अंदर सोने के जवाहरात, हीरे मोतियों से बने आभूषण, चांदी के बर्तन, सोने चांदी के सिक्के रखे हुए थे। वहाँ इतना खजाना था कि उस खजाने की चमक में पूरी गुफा जगमगा रही थी। सोने की तेज रोशनी में आंखें चौंधिया रही थी। उस बड़े से हॉल के अंदर खजाने से भरे बर्तन इतने थे कि गिनने बैठे तो गिनतियाँ भूल जाए। हर बर्तन के अंदर इतना सोना चांदी भरा हुआ था कि वो बर्तनों से नीचे गिर रहा था। हॉल की पूरी फर्श सोने के सिक्कों से ढकी हुई थी। विशाल इतना बड़ा खजाना देख शॉक हो गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने खजाने को ढूंढ लिया है। अभी भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा है। वहाँ इतना खजाना था कि विशाल अगर उस खजाने का 1% भी ले जाए तो भी उसकी 7 नहीं बल्कि 70 पीढ़ियाँ बैठकर खा सकेगी। तांत्रिक की भी आंखें उस चकाचौंध को देख फटी की फटी रह गई। जिस विद्या के जरिए खजाने को निकलवाने का तरीका उसने ढूंढा था, उस विद्या पर उसे गर्व होने लगा। और तो और विशाल का साथ देकर उसे अपने इस निर्णय पर काफ़ी गर्व हो रहा था। वो पूरी उम्र मेहनत करता तो भी इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाता जितने का जमीन पर पड़ा हुआ एक आभूषण होगा। वो दोनों खुशी से उछलते हुए तेजी से सोने के बर्तनों के पास चले गए। विशाल तेजी से वहाँ के बर्तनों के अंदर के खजाने को अपने बैग में भरने लगा और तांत्रिक अपने एक झोले के अंदर। वो दोनों खजाना करने में इतने मशगूल हो गए थे कि उनका ध्यान ही नहीं था कि उस खजाने की दूसरी ओर एक अंधेरी सी जगह भी थी और उसी अंधेरी सी जगह में कोई बैठा हुआ था जो उन्हें देख रहा था। तुम उस खजाने को इस तरह नहीं ले जा सकते। एक डरावनी सी आवाज़ को सुन दोनों अचानक से रुक गए। डर के मारे विशाल ने झट से अपनी जेब से चाकू निकाला। जब उन दोनों ने आवाज़ की दिशा की ओर देखा तो उस अंधेरे में इंसानों से 3 गुना बड़ा एक साया वहाँ पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। तुम्हें इस खजाने की 2 शर्त को जानना होगा। उस आवाज़ को सुन वो दोनों डर गए। तांत्रिक ने तो इकट्ठा किया हुआ सारा सोना जमीन पर ही फेंक दिया और उसकी आवाज़ उसके हलक में ही अटक गई। लेकिन विशाल ने हिम्मत करके पूछा, कौन सी 2 शर्तें? खजाने को एक ही जीवित व्यक्ति हासिल कर सकता है। यह सुनते ही तांत्रिक थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसे उस वाक्य का अर्थ समझ आता और इस पर वो कुछ विचार करता उससे पहले ही विशाल को सब कुछ समझ आ गया था। विशाल ने उस खजाने को पाने के लिए काफ़ी कुछ किया था और वो उस खजाने को खोना नहीं चाहता था। उस खजाने को पाने के लिए तांत्रिक उसे मार देता उससे पहले ही विशाल ने पीछे से आकर उसकी कमर के अंदर चाकू से घाव कर दिया। तांत्रिक अपने आप को संभाल पाता या बचा पाता तब तक विशाल ने कई सारे घाव कर दिए। वहाँ का खजाना तांत्रिक के खून से रंग गया। कुछ देर तक तांत्रिक तड़पता रहा और फिर उसने दम तोड़ दिया। विशाल उसे मरते दम तक देखता रहा और जब तांत्रिक मर गया तब उसने पूछा, और दूसरी शर्त? इस गुफा से जो भी कीमती चीज़ बाहर जाएगी उसमें से जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होगी वो तुम्हें मुझे देनी होगी। विशाल को जिस तरह से पहली शर्त समझते देर नहीं लगी वैसे ही दूसरी शर्त को समझते देर नहीं लगी। उसने सोचा कि वो बाहर निकलते वक्त इतना सारा खजाना अपने साथ ले लेगा कि उसके अंदर से कोई कीमती चीज़ दे भी देगा तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने झट से कहा, मुझे शर्त मंजूर है, और वो तेज़ी से अपने दोनों बैग के अंदर सोने के आभूषण भरने लगा। तकरीबन 10 मिनट में ही उसके दोनों बैग्स फुल हो गए और दोनों बैग फुल होने के बावजूद उसने अपने शर्ट और पैंट के अंदर इतना सारा खजाना भर लिया कि उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। जब खजाना भरने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं बची तो उसने उस अंधेरी जगह की ओर देखा जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। लेकिन दूसरी शर्त पूरी करने के लिए
अब वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो कुछ देर तक वही खड़ा रहा और फिर वो अपने दोनों बैग को घसीटता हुआ बाहर निकलने लगा। बाहर जैसे ही वो उस संकरी गली में जा पहुंचा तो पीछे से एक आवाज़ आई। शर्त याद है ना विशाल? उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक 12-15 फीट ऊंचा काले लिबास के अंदर एक साया खड़ा था। हाँ हाँ, मुझे याद है, ले लो, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। विशाल ने अपने दोनों बैगों की चेन खोलकर उसके सामने रख दी। उस काले साये ने अपना हाथ आगे किया और कहा, मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी लेता हूँ। यह सुनते ही विशाल एकदम से कांप गया। खजाना पाने की खुशी एकदम से हवा हो गई और उसने कांपते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे? आप मुझे नहीं मार सकते? यह शर्त का हिस्सा है। ऐसी कोई शर्त नहीं थी। शर्त यह थी कि मेरे खजाने में से जो भी कीमती चीज़ होगी वो मैं आपको दे दूंगा। नहीं विशाल, शर्त में मैंने खजाने का जिक्र नहीं किया था। मैंने कहा था कि इस गुफा से जो भी कीमती चीज़ बाहर जाएगी उसमें से जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होगी वो तुम्हें मुझे देनी होगी। अब इस गुफा के बाहर ना सिर्फ ये धातु के टुकड़े जा रहे हैं बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी भी जा रही है, और बेशक इन सब में ज़िंदगी ही सबसे ज़्यादा कीमती है। और अब शर्त के हिसाब से तुम्हें वो चीज़ मुझे देनी होगी। विशाल उस खजाने के लिए लोगों की जिंदगियां कुर्बान कर सकता था, लेकिन खुद की नहीं। खुद को मारकर भला वो खजाना पा भी कैसे सकता था? उसने तुरंत कहा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा खजाना, मैं तुम्हारा खजाना यही छोड़कर जा रहा हूँ। तो भी शर्त के हिसाब से तुम्हें मुझे तुम्हारी ज़िंदगी देनी ही होगी, क्योंकि तुम इस धातु के टुकड़े को यहाँ छोड़ भी दो तो भी तुम सबसे कीमती चीज़ अपनी ज़िंदगी को बाहर ले जा रहे हो। और शर्त यही थी कि तुम जो भी चीज़ बाहर ले जाओगे उसमें से सबसे कीमती चीज़ को तुम्हें मुझे देना होगा। विशाल यह सुनते ही कांपने लगा। शर्त के हिसाब से अगर वो खजाना छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो उसे ज़िंदगी देनी ही थी, और अगर वो बाहर नहीं निकला तो उसी जगह पर भूख प्यास से मर जाएगा। दोनों परिस्थितियों में उसकी मौत निश्चित थी, लेकिन वो मरना नहीं चाहता था। इसलिए वो अपने दोनों बैग को वहीं छोड़कर भागने लगा। सोचा कि उस काले लिबास वाले व्यक्ति से बचकर अगर वो बाहर निकल जाए तो बच जाएगा। वो बाहर निकलने वाले रास्ते से दरवाजे की ओर दौड़ने लगा, लेकिन उसने अपने कपड़ों के अंदर इतना खजाना भर के रखा हुआ था कि वो ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहा था। दौड़ते हुए उसकी सांस फूलने लगी, उसका दम घुटने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे उसके आसपास की हवा में ऑक्सीजन ही ना हो। उसकी छाती फूलने लगी और वो अचानक ज़मीन पर गिर गया। उसका दम घुटने लगा, वो तड़पने लगा और कुछ समय बाद उसका शरीर ठंडा पड़ गया। अगले दिन से ही विशाल और संजय के घर वाले उन दोनों को ढूंढने लगे। पुलिस भी इसमें शामिल हो गई, लेकिन उन दोनों का कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों तक कुएं के अंदर से संजय की लाश की सड़ने की बदबू आती रही, लेकिन किला इतना वीरान था कि लोग वहाँ जाते ही नहीं थे, तो किसी को भी पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद सड़न की बदबू भी कम होती होती बंद हो गई। उसके बाद से ना ही विशाल मिला, ना ही संजय, और ना ही किसी को वो खजाना मिला।